हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो मार्च 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर एसओएल और एनसीवेब के ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी हैं उसके बारे में। साथ ही साथ आपके जो एनसीवेब की 3rd एंड 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं जिनके दिसंबर 2021 वाले एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, उनके भी मार्च में एग्ज़ाम होंगे, तो ये गाइडलाइंस उनके लिए भी फॉलो होंगी। इसके अलावा जो सेकंड फेज़ के स्टूडेंट हैं एसओएल के और रेगुलर के, उनके लिए भी ये गाइडलाइंस हैं। लेकिन मैं जो एसओएल के सेकंड फेज़ के स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सेकंड फेज़ की गाइडलाइंस मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो का जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा कि जो एसओएल के, रेगुलर के और एनसीवेब के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, प्लस जो एनसीवेब की 3rd एंड 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस वीडियो का पर्पस है बनाने के लिए। और सेकंड फेज़ के लिए हम अलग से वीडियो रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइंस कहाँ से डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो 10 मार्च को ये गाइडलाइंस आई हैं, सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि ओबीई की ये गाइडलाइंस हैं, किन किन बच्चों के लिए हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 यही बोलता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एनसीवेब की 3rd एंड 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो सेकंड फेज़ वाले स्टूडेंट हैं, इन सभी के एग्ज़ाम 21 मार्च 2022 से कंडक्ट होंगे। ठीक है, और फाइनल डेट शीट ऑलरेडी वेबसाइट पर आ गई है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट तो इसमें ये लिखा हुआ है। इसके अलावा फॉर एक्स स्टूडेंट ईआर एंड फॉर दोज स्टूडेंट हु अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस एज इन द केस ऑफ एनसीवेब सेमेस्टर मोड ओनली, द एक्स स्टूडेंट्स ऑल फॉलो द रिस्पेक्टिव डेट शीट। बेसिकली जो एनसीवेब के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीवियस सेमेस्टर में, ऑड सेमेस्टर में कोई ईआर है या इम्प्रूवमेंट का केस है, तो वो अपनी डेट शीट को फॉलो करेंगे जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहते हैं कि आप लोग एक बात बिल्कुल श्योर रहो कि आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप होना चाहिए एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले। अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की यहाँ पर बात हो रही है, तो भाई बात सुन लो ध्यान से। रेगुलर और एनसीवेब का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकला हुआ है, आप लोग उसको जाके फिलअप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा कैसे फिल करना है। बात रही एसओएल की, एसओएल में आपने न्यू एडमिशन लिया है, इसका कोई भी अलग से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपको नहीं भरना है। सिमिलरली जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम देंगे, अगर आपने 3rd या 5th सेमेस्टर की फ़ीस भरी हुई है तो आपको अलग से कोई भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एसओएल के लिए कोई भी सेपरेट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में ये लोग क्या बोलते हैं, जो एडमिट कार्ड होंगे आपके जिसमें एग्ज़ाम की डेट वगैरह सब कुछ लिखी होगी, वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिलीज़ करे जाएंगे। ठीक है, रेगुलर वाले और एनसीएफ वाले अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, और जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो अपनी एसओएल की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है एडमिट कार्ड में तो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में ये क्या बोलते हैं कि जितने भी बच्चे ओपन बुक एग्ज़ाम में अपेयर होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज या इंस्टीट्यूट के कनेक्शन में रहें और उनकी वेबसाइट रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहें। वो क्यों? क्योंकि कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑफिशियल ईमेल आईडी और नोडल ऑफिसर की लिस्ट पब्लिश करेगी। अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम वाले दिन कोई दिक्कत आती है तो वो उन नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैसेजिंग और थ्रू कॉल और थ्रू व्हाट्सएप। तो जिस भी इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हो, चाहे एसओएल हो, रेगुलर हो या एनसीवेब हो, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज या रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, ईच कॉलेज इटसेल्फ shall upload the mobile number and email ID of nodal officer on the college website under intimation to the university in which student can contact। यानी कि हर एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज अपनी वेबसाइट पर नंबर पब्लिश करेगा और स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट कर सकता है एग्जामिनेशन डेज में अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो। पॉइंट नंबर 8 पे बात हो रही है कि आपको शीट जो है उस पर क्या क्या लिखना है, ठीक है, और क्या क्या नहीं लिखना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसका डेमो आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपकी जो पहली शीट होगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब एक बात आप समझ लीजिए, जो ओपन बुक एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं, हर क्वेश्चन की अलग पीडीएफ बनेगी। लाइक एक पेपर में आपको अगर 4 क्वेश्चन करने हैं तो 4 अलग अलग पीडीएफ बनेगी। ठीक है, तो हर आंसर की जो फर्स्ट शीट होगी उस पर ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, हर आंसर की जो पहली शीट होगी
उन पर ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। क्या क्या डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम का टाइम और डेट, आपका रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा, आपके प्रोग्राम का नाम लाइक बीए प्रोग्राम है, इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, कुछ भी है, आपका सेमेस्टर कौन सा है वो लिखोगे। सेमेस्टर 1 है तो 1 लिखोगे, या फिर एनसीईआरटी की 3rd या 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं तो वो 3rd या 5th लिखेंगी, या फिर सेकंड फेज एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं तो जिस भी सेमेस्टर का आप सेकंड फेज एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो सेमेस्टर आप लिखोगे। यूनिक पेपर कोड लिखोगे जो कि आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें आपका पेपर कोड भी लिखा हुआ होगा, और टाइटल ऑफ द पेपर लिखोगे यानी कि पेपर का नाम क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है तो वो लिखोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो वो लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी है तो वो लिखोगे, जो भी पेपर का नाम है वो यहाँ लिखोगे। और ये सब 6 चीज़ें आप कहाँ लिखोगे, हर क्वेश्चन के आंसर की पहली शीट पर आप ये सब चीज़ें लिखोगे और उसी के नीचे से आप आंसर स्टार्ट कर सकते हो। आंसर सीरियल नंबर वही लिखना जो आप कर रहे हो। लाइक आप सपोज़ करो आपके क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से आप कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना स्टार्ट करा तो आप आंसर 2 लिखकर अपना आंसर करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा आप सीरियल नंबर लिखोगे ऊपर, ठीक है, और बाकी की शीट्स पर आप सिर्फ ये सब चीज़ें लिखोगे, अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखोगे और यूनिक पेपर कोड लिखोगे हर शीट पर, और ऊपर सीरियल नंबर लिखोगे। यानी कि सपोज़ करो एक क्वेश्चन का आंसर आपका 7 पेजेस में आया तो सीरियल नंबर चलेगा 1 to 7 ऊपर तक, और 7 पेजेस में जो फर्स्ट शीट होगी उसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी है जो मैंने आपको वही बताई, और सेकंड से लेकर 7th शीट के ऊपर आपको ये दोनों चीज़ें लिख देनी है टॉप साइड पर, अपना आंसर कंटिन्यू रखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए इसी तरह से आप वर्क करोगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 या नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो अगेन उसके फर्स्ट पेज पर ये सब चीज़ें लिखोगे, ऊपर सीरियल नंबर 1 ही लिखोगे नेक्स्ट पीडीएफ के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन की अलग पीडीएफ बनेगी। और जो क्वेश्चन आप उतार रहे हो, लाइक अगर क्वेश्चन नंबर 4 करोगे तो यहाँ पर आंसर 4 करके उसका आंसर शुरू करोगे। देन कंटिन्यूएशन में आप इस तरह से एग्ज़ाम रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड हर शीट पर लिखोगे और ऊपर सीरियल नंबर लिखोगे और नीचे कंटिन्यूएशन में कर सकते हो। याद रखिए आपको A4 साइज़ की शीट यूज़ करनी है, ठीक है। आप चाहे रूल्ड शीट यूज़ करो, चाहे प्लेन शीट यूज़ करो, चाहे सिंगल साइड लाइन यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है। साइज़ शुड बी A4, लेकिन A4 साइज़ का रजिस्टर या नोटबुक भी आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा छोटा भी पेज आता है A4 साइज़ से, जिसको आई थिंक ड्राइंग शीट या प्रैक्टिकल शीट बोला जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना वाइट शीट ही आपको यूज़ करनी है, ठीक है। और बस शीट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में ये लोग बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो 4 घंटों की होगी, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए दिए गए हैं और बाकी का 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया गया है सो दैट आप अपने क्वेश्चन पेपर की आंसर्स की PDF बना सको, ठीक है। अब 4 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। अब इन 4 घंटे में आपको लिखना भी है और PDF भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको लिखने के लिए सिर्फ 3 ही घंटे दिए गए हैं, टोटल आपके पास 4 घंटे हैं। अब इन 4 घंटे में आप अपना काम करें, अपना आंसर्स भी लिखें और PDF बनाकर अपलोड भी करें। जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 6 घंटे दिए जाएंगे इस काम के लिए, ठीक है, जो फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जितना अच्छे से समझ जाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रहे हैं कि आपको जो 4 घंटे दिए जा रहे हैं आंसर्स को करने के लिए और अपलोड करने के लिए, अगर इन 4 घंटों में भी आपका आंसर अपलोड नहीं हो पाता तो आपको 1 एक्स्ट्रा घंटा और दिया जाएगा। आप इस 1 एक्स्ट्रा घंटे की मदद से अपनी आंसर शीट को पोर्टल में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2:30 बजे पेपर है, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ मैं एक, और आपको जो टाइम है वो टोटल 4 घंटे यानी कि 6:30 बजे तक आपको अपलोड करना है पोर्टल पर अपना पेपर। लेकिन मान लो 6:30 बजे तक आप अपलोड नहीं कर पाए पुअर इंटरनेट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस केस में आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा और मिल रहा है 6:30 से 7:30 वाला। इस 1 एक्स्ट्रा घंटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि 5th आवर आपको और मिल रहा है। अगर आपका इस 1 एक्स्ट्रा घंटे में भी अपलोड नहीं हो पाया तो आपको 30 मिनट और मिलेंगे और इन 30 मिनट में फिर आपको ईमेल करना होगा, ठीक है, आपको ईमेल करना होगा। जैसे इसमें आप देखिए दोस्तों, मान लो आपका पेपर 9:30 बजे तक का है तो आपके पास जो टाइम है वो 9:30 से 1:30 बजे तक का है, आप पोर्टल में अपलोड करिए।
अगर नहीं हो पाता 1:30 बजे तक भी तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। इस 1 एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल करके भी आप पोर्टल में अपलोड कर सकते हो। अगर इस 1 घंटे में भी आपका आंसर पोर्टल में अपलोड नहीं हो रहा, फिर आपको 30 मिनट और दिए जाएंगे। फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई अब 30 मिनट और हैं, लेकिन इन 30 मिनट में अब आपको ईमेल करना है। ठीक है, अब आप अपनी आंसर शीट ईमेल पर सेंड करोगे और ईमेल आईडी आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी एसओएल की। तो आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहे अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपका पेपर 2:30 बजे का है, तो जो पूरा टाइम पोर्टल वाला है वो तो 7:30 बजे का हो गया। 4 घंटे का ये टाइम है और 1 एक्स्ट्रा घंटा और मिल रहा है। और अगर 7:30 तक भी नहीं हो पाया तो 7:30 से 8 आपको टाइम मिलेगा अपलोड करने का। यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ इसमें है, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो अगर आप 5th आवर इस्तेमाल करोगे, यानी कि 4 घंटे तो मेनली मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल करके अपलोडिंग करोगे या फिर 30 एक्स्ट्रा मिनट का इस्तेमाल करके अपनी आंसर शीट ईमेल के थ्रू सेंड करोगे, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगाना होगा साथ में। अब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो सकता है कि पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, आपकी स्क्रीन पर 504 एरर आ गया या सर्वर एरर आ गया, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, वो आप साथ में लगा सकते हो, लगाना है आपको। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस 1 एक्स्ट्रा घंटे का या फिर इस 30 एक्स्ट्रा मिनट का इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को सेंड करेंगे, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा लेट आएगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, बिकॉज इन सभी के आंसर शीट को पहले रिव्यू कमेटी में भेजा जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और ये आप लोग पढ़ भी सकते हो कि इट इज़ मैंशन दैट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट शॉल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम, यानी कि जो पोर्टल में आप आंसर शीट सबमिट करोगे तो वो रिकॉर्ड करा जाएगा। और जितने भी डिले सबमिशन के केसेस होंगे, यानी कि 1 एक्स्ट्रा घंटे वाले का, वो सब चीज़ें आपको रिव्यू कमेटी में पहले जाएंगी। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑफ नॉट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। पॉइंट नंबर 10 का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस वेबसाइट पर आप एग्ज़ाम दोगे उसमें जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद एक UFM टिक करना होता है, सिर्फ उसको राइट टिक करना होता है, दैट्स इट। वो करना है आपको, एक फॉर्मेलिटी टाइप है पॉइंट नंबर 10 का मतलब, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको फालतू की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 11 क्या है, जो लोग बोलते हैं कि आपको फिर फॉर्म आप भरोगे, मेनली ये कुछ नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन शायद ही दिया जाए, बट इसको आप इग्नोर भी कर दोगे पॉइंट नंबर 11 को, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे रिमोट मोड में चूज़ करेंगे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, और जो बच्चे फिजिकल मोड में चूज़ कर रहे हैं वो अपने सेंटर में जाकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। 95%, यानी कि मैं तो अब तक बोलूँगा 98% स्टूडेंट घर से एग्ज़ाम देते हैं, और ये कुछ ऑप्शन का कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो इस ऑप्शन को। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर रिमोट मोड। रिमोट मोड वाले बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वो किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं ईजिली। ठीक है, उनको लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम देने के लिए, दैट्स इट। और अपनी शीट्स वगैरह वो यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो शीट्स तो आपको मिलेंगी नहीं, शीट्स तो आपको अपनी ही यूज़ करनी है। बाकी स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव PDF फाइल ऑन द पोर्टल। द फाइल साइज ऑफ ईच आंसर शुड बी विद इन द 7 MB। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आप अपलोड करोगे तो उसकी आंसर वाइज PDF बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लाइक 4 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 4 अलग अलग PDF एक सब्जेक्ट की बनेंगी आपकी, और एक PDF का मैक्सिमम साइज़ 7 MB का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप गूगल से रिड्यूस करके ही उसको अपलोड करोगे। इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंड टू द स्टूडेंट रजिस्टर्ड ईमेल ID आफ्टर सबमिशन, यानी कि जब आप अपने आंसर सबमिट कर दोगे पोर्टल पर, उसको फाइनल सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल ID होगी उस पर एक ईमेल आएगा कन्फर्मेशन का कि हाँ जी आपके आंसर सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो बाकी जो फिजिकल मोड में जाएंगे उसमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट शॉल रिक्वेस्ट राइटिंग द एग्जामिनेशन एट देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज। जो फिजिकल मोड में चूज़ कर रहे हैं, वैसे बहुत ही कम बच्चे चूज़ करते हैं इसको, मेनली फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट जो होते हैं वो उसको ज़्यादा चूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी अपनी शीट्स वगैरह लेकर जानी है आपको, बस यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बाकी नीचे लिखा हुआ है कि OBE पोर्टल के अलावा किसी दूसरे पोर्टल पर आपने आंसर शीट सबमिट करी तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, और ईमेल के थ्रू सेंड करोगे तो ऑब्वियसली ईमेल की फैसिलिटी तो है, ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। प्लीज़ फॉलो द स्टेप फॉर द, ये कुछ URL दिए हुए हैं रेगुलर और NCF वाले स्टूडेंट के लिए और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है,
और एक्सेस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑन द पोर्टल शॉल बी मेड अवेलेबल एज़ पर द रिस्पेक्टिव डेट शीट, यानी कि जो भी डेट शीट में आपकी टाइम दी गई है उसी टाइम में आपका जो पोर्टल होगा उसमें क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। अब एक बार मैं पोर्टल पर भी आपको दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सभी बच्चों को एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। सिंपली पहले इसको मैं पोर्टल को आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये आपका पोर्टल है, ये SOL वाला पोर्टल है। रेगुलर और NCF का भी पोर्टल ऐसा ही दिखता है, कोई अलग सा नहीं दिखता। तो आपको क्या करना है इस पोर्टल पर एग्ज़ाम देने के लिए, उसके ऊपर मैं अलग से पूरी डिटेल वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने बना भी रखी है, लास्ट ईयर वाली, वो सेम ही रहती है। अच्छा, आपको करना क्या होगा, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन इस पोर्टल में या उसके नेक्स्ट दिन इस पोर्टल में आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ग्रीन कलर का ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करना होता है आपको। देन यू हैव टू चूज़ योर मोड, जो कि सेमेस्टर मोड है ऑब्वियसली। अपना प्रोग्राम चूज़ करना होता है, अपना नाम लिखना होता है जो कि आपके एडमिट कार्ड में है, और एग्जामिनेशन रोल नंबर। इस स्टेप के बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाता है। उसको डालने के बाद आपके पास OTP आएगा, फिर OTP आप डालोगे, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर आप जब वापसी इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको यूज़र नेम यानी कि अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे और पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। उसी पोर्टल में क्वेश्चन पेपर भी आएगा और उसी पोर्टल में आपको आंसर शीट्स को PDF वाइज अपलोड भी करना होगा। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों सारा ओपन बुक एग्ज़ाम का कच्चा चिट्ठा। और आई होप और आई अंडरस्टैंड कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश करूँगा जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ओपन बुक एग्ज़ाम की उसको करके आप लोगों को दिखाया जाए। ये पढ़ने की ज़रूरत उतनी खास नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। शीट्स कौन सी यूज़ करनी है, शीट्स पर क्या लिखना है, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बस एक बात याद रखना कि SOL वालों को कोई अलग से एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ एक OBE का रजिस्ट्रेशन होगा, और जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। 15 मार्च के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।